सोचिए, एक तरफ किसी पर बहुत संगीन इल्जाम है और दूसरी तरफ कानून कहता है अरे उसे जमानत दो। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। हाँ बिल्कुल। आमतौर पर तो हम यही सोचते हैं कि गंभीर इल्जाम मतलब जमानत नहीं। पर किशोर न्याय मतलब बच्चों से जुड़े कानून की दुनिया में यही नियम है। जमानत देना कायदा है और जमानत रोकना वो सिर्फ कुछ खास हालात में ही हो सकता है, अपवाद है। सही कहा आपने। ये एक बुनियादी सिद्धांत है इस कानून का। आज हम इसी दिलचस्प सिद्धांत पर बात करेंगे और इसे समझने के लिए हम देख रहे हैं पटना उच्च न्यायालय का एक हालिया फैसला, एक्स बनाम बिहार राज्य और अन्य। जी, ये फैसला किशोर न्याय अधिनियम 2015, जिसे हम सब जेजे एक्ट कहते हैं, उसके तहत बच्चों के जमानत के अधिकारों को बहुत साफ तरीके से समझाता है। तो आज जो भी हम बात करेंगे वो इसी पटना हाईकोर्ट के फैसले के हिस्सों और जेजे एक्ट 2015 के जो जरूरी प्रावधान है उन पर आधारित होगी। बिल्कुल, इन्हीं के आधार पर हम चर्चा करेंगे। हमारा मकसद ये समझना है कि अदालत ने ये फैसला क्यों दिया। आखिर ये जेजे एक्ट की धारा 12 है क्या चीज जिस पर इतना जोर दिया जा रहा है। हाँ, और ये भी कि भारत में जो बच्चों के लिए न्याय व्यवस्था है उसके पीछे का दर्शन, उसकी सोच क्या है, क्यों बच्चों के मामलों को अलग नजरिए से देखा जाता है। चलिए तो फिर इस पूरे मामले की गहराई में उतरते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। तो कहानी शुरू होती है 4 सितंबर 2023 से। शाम के करीब 7 बजे का वक्त था। इल्जाम ये था कि एक 17 साल के लड़के ने एक बहुत छोटी 3 साल की बच्ची को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया और वहां उसका यौन उत्पीड़न किया। ओह, काफी गंभीर आरोप है। हाँ, कहानी ये बताई गई कि बच्ची रोते हुए घर लौटी और कह रही थी कि उस लड़के ने उसके कपड़े उतारे थे, उसके कपड़ों पर खून के निशान भी थे और उसके हाथ में चिप्स का पैकेट था। अच्छा। लेकिन यहाँ एक पेंच है, एफआईआर फौरन नहीं लिखी गई। अच्छा, कितनी देर बाद? 3 दिन बाद 7 सितंबर 2023 को एफआईआर दर्ज हुई। 3 दिन, ये तो काफी देरी है। खैर, आगे क्या हुआ? मामला दर्ज हुआ संगीन धाराओं में। आईपीसी की धारा 342 मतलब गलत तरीके से बंदी बनाना, 363 यानी अपहरण, 366 ए नाबालिग लड़की को गलत इरादे से ले जाना, 376 यानी बलात्कार। बाप रे। और साथ में पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा 6 भी, जो गंभीर यौन हमले से जुड़ी है। तो आरोप बहुत ही ज्यादा गंभीर थे। बिल्कुल, आरोप तो बेहद संगीन थे। अब देखते हैं कि कानूनी प्रक्रिया वो कैसे आगे बढ़ी। हाँ, बताइए। सबसे पहले किशोर न्याय बोर्ड मतलब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, उसने जांच की। पाया कि भाई अपराध के वक्त लड़के की उम्र 17 साल 17 दिन थी, तो नाबालिग था वो। ठीक है। फिर एक शुरुआती मूल्यांकन होता है, ये देखने के लिए कि क्या वो बच्चा, अपराध कितना गंभीर है, उसके नतीजे क्या हो सकते हैं, ये सब समझने की दिमागी हालत में है या नहीं। अच्छा, ये भी होता है? जी हाँ। और जब बोर्ड को लगा कि हाँ वो समझ सकता है, वो सक्षम है, तो जेजे एक्ट की धारा 18(3) के तहत मामला बाल न्यायालय यानी चिल्ड्रंस कोर्ट को भेज दिया। चिल्ड्रंस कोर्ट मतलब उस पर एक वयस्क की तरह मुकदमा चलाने के लिए। हाँ बिल्कुल। ये खास तौर पे तब होता है जब अपराध बहुत जघन्य किस्म का हो। समझी। फिर जमानत का क्या हुआ? बाल न्यायालय में जमानत की अर्जी दी गई, लेकिन 16 अप्रैल 2024 को कोर्ट ने वो अर्जी खारिज कर दी। खारिज कर दी? हाँ, और नतीजा ये हुआ कि ये किशोर लड़का लगभग 1 साल और 10 महीने। 1 साल 10 महीने? जी हाँ, लगभग 2 साल समझिए, वो निगरानी गृह ऑब्जर्वेशन होम में ही बंद रहा, बिना मुकदमे के नतीजे के। अरे बाप रे, 1 साल 10 महीने निगरानी गृह में। यहीं पर कहानी में एक बहुत अहम मोड़ आता है ना? बिल्कुल। मामला पहुंचा पटना उच्च न्यायालय और हाईकोर्ट ने बाल न्यायालय का वो जमानत न देने का फैसला पलट दिया। अच्छा, मतलब जमानत दे दी किशोर को? जी हाँ, जमानत दे दी। जस्टिस जितेंद्र कुमार ने अपने फैसले में बहुत साफ लिखा, और ये लाइन समझिए इस पूरे मामले का निचोड़ है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, कानून के साथ संघर्षरत किशोर को जमानत देना नियम है और इससे इनकार करना अपवाद है। जमानत नियम है, इनकार अपवाद है? बिल्कुल। और उन्होंने ये भी साफ किया कि जमानत सिर्फ जेजे एक्ट की धारा 12(1) में जो 3 खास वजहें बताई गई हैं, सिर्फ उन्हीं के आधार पर रोकी जा सकती है और किसी वजह से नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, अदालत ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि जेजे एक्ट की ये जो धारा 12 है, ये हमारे सामान्य क्रिमिनल लॉ यानी सीआरपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता, उसके जमानत के नियमों से ऊपर है, उन्हें ओवरराइड करती है।
मतलब जब मामला किसी बच्चे का हो तो जमानत के लिए सीआरपीसी नहीं बल्कि जेजे एक्ट की धारा 12 ही देखी जाएगी। एकदम सही, यही कानून है। और क्या कहा अदालत ने? अदालत ने एक और बात साफ की कि धारा 12 जो है उसमें जमानत देने के लिए अपराध कितना गंभीर है, इस आधार पर कोई क्लासिफिकेशन, कोई भेदभाव नहीं किया गया है। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि छोटा अपराध तो जमानत, बड़ा अपराध तो नहीं। बिल्कुल नहीं। चाहे अपराध कितना भी संगीन क्यों ना हो, चाहे वो बच्चा 16 साल से ऊपर का ही क्यों ना हो और उस पर रेप जैसे जघन्य अपराध का ही आरोप क्यों ना हो, जमानत का अधिकार उसे फिर भी है। लेकिन जमानत रोकी भी तो जा सकती है, वो 3 वजह क्या है? हाँ, रोकी जा सकती है, लेकिन वो 3 वजह बहुत सीमित हैं और अदालत को सिर्फ शक नहीं बल्कि ये मानने का ठोस कारण होना चाहिए कि रिहाई से बच्चा बिगड़ेगा या उसे खतरा है या न्याय नहीं हो पाएगा। सिर्फ अंदाजे से नहीं रोक सकते। तो ये तो हुआ कानून का सिद्धांत, लेकिन अदालत ने सिर्फ इसी पर फैसला नहीं दिया होगा, केस के तथ्यों को भी तो देखा होगा। बिल्कुल देखा, और यही मामला और दिलचस्प हो जाता है। अदालत ने अभियोजन पक्ष, मतलब जिन्होंने इल्जाम लगाए थे, उनके केस में कुछ कमजोरियां देखी। जैसे आपने शुरू में बताया था कि एफआईआर दर्ज करने में 3 दिन की देरी हुई थी। हाँ, 3 दिन। ये अपने आप में एक सवाल तो खड़ा करता ही है। और सबूतों के बारे में क्या? और इससे भी ज्यादा अहम बात सामने आई मेडिकल जांच के नतीजों से। मेडिकल रिपोर्ट, उसमें क्या था? मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया कि पीड़ित बच्ची का हाइमन बरकरार था और शरीर पर या कपड़ों पर कोई शुक्राणु मतलब सीमेन नहीं मिला। अरे, ये तो बलात्कार के आरोप से बिल्कुल मेल नहीं खाता। जी हाँ, ये अभियोजन की कहानी पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। और कुछ? इसके अलावा एक और बहुत जरूरी दस्तावेज था, सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट, सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, या शॉर्ट में कहें तो SIR। अच्छा, SIR, ये क्या होती है और इसमें क्या लिखा था? ये रिपोर्ट प्रोबेशन ऑफिसर तैयार करता है। बच्चे के घर जाकर, आस पड़ोस में पूछकर, स्कूल से पता करके उसकी पूरी सामाजिक पृष्ठभूमि देखता है। और इस केस की SIR रिपोर्ट वो बहुत दिलचस्प तस्वीर पेश कर रही थी। कैसी तस्वीर? रिपोर्ट में किशोर को एक ठीक-ठाक आज्ञाकारी छात्र बताया गया। पढ़े लिखे परिवार से है, धार्मिक है, कोई बुरी आदत नहीं है, समाज में भी परिवार के अच्छे संबंध हैं, ये सब लिखा था। ठीक है, ये तो अच्छी बातें हैं, लेकिन इसमें दिलचस्प क्या था? दिलचस्प और चौंकाने वाली बात ये थी कि रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि इस मामले में झूठा फंसाए जाने की संभावना है। क्या? झूठा फंसाए जाने की? किस बिना पर? रिपोर्ट में जिक्र था कि आरोपी के परिवार और पीड़ित के परिवार के बीच जमीन को लेकर कोई पुराना झगड़ा चल रहा था। ओ, जमीनी विवाद। हाँ, और इतना ही नहीं, ये भी सामने आया कि पीड़ित के पिता ने आरोपी के भाई से करीब 1 लाख रुपए उधार लिए थे, जो शायद वापस नहीं किए गए थे। अरे, पैसा और जमीन का झगड़ा। बिल्कुल। तो ये सारे पहलू इस तरफ इशारा कर रहे थे कि कहीं ये दुश्मनी निकालने या पैसे के लिए दबाव बनाने या किसी और वजह से झूठा केस तो नहीं बना दिया गया। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। जी, और इसी बात पर, इसी ISR रिपोर्ट को लेकर उच्च न्यायालय ने निचली अदालत यानी बाल न्यायालय की बहुत कड़ी आलोचना की। क्या कहा हाईकोर्ट ने? हाईकोर्ट ने कहा कि बाल न्यायालय ने इस इतनी जरूरी सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ने की जहमत ही नहीं उठाई। मतलब पढ़ा ही नहीं ध्यान से? ऐसा ही लगता है, और सबूतों को, रिपोर्ट की बातों को नजरअंदाज करके ही नतीजे पर पहुंच गए कि जमानत नहीं देनी। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। मतलब एक तरफ कानून का सिद्धांत कह रहा है जमानत दो, दूसरी तरफ सबूत कमजोर लग रहे हैं, और तीसरी तरफ झूठे फंसाए जाने का इतना बड़ा शक भी है। बिल्कुल सही। और फिर अदालत ने जमानत रोकने की उन 3 वजहों को भी देखा। क्या रिहाई से बच्चा बिगड़ जाएगा, अपराधियों की सोबत में पड़ जाएगा? अदालत ने कहा इसका कोई सबूत रिकॉर्ड पर नहीं है। There is also no proof that after release the appellant may go into association of criminals. मतलब सिर्फ अंदाजा नहीं लगा सकते, नहीं, सिर्फ अंदाजा लगाना कि शायद ऐसा हो जाए, शायद वो बिगड़ जाए, ये जमानत रोकने के लिए काफी नहीं है। अदालत के शब्दों में ओनली कंजेक्चर एंड सरमाइजेस वुड नॉट डू। मतलब सिर्फ अटकलों और कयासों से काम नहीं चलेगा, ठोस आधार चाहिए। ठीक है। और कोई पहलू देखा अदालत ने? हाँ, एक और बहुत व्यवहारिक पहलू पर भी अदालत ने गौर किया। पीड़ित बच्ची, वो सिर्फ 3 साल की थी। हाँ, बहुत छोटी। तो इतनी छोटी बच्ची की गवाही कितनी भरोसेमंद हो सकती है? और क्या इस बात की संभावना नहीं है कि उसे सिखाया पढ़ाया गया हो? बिल्कुल, ये मुमकिन है। अदालत ने माना कि ये एक गंभीर चिंता का विषय है। पॉसिबिलिटी ऑफ ट्यूटरिंग द चाइल्ड वुड बी अ सीरियस इम्पेडिमेंट। तो इन सब बातों को, मतलब कमजोर सबूत, FIR में देरी, SI रिपोर्ट,
झूठे फंसाए जाने की आशंका और गवाही की विश्वसनीयता पर सवाल, इन सब को मिलाकर हाईकोर्ट इस नतीजे पर पहुंची कि जमानत न देना गलत था। यहाँ अदालत सिर्फ केस के तथ्यों पर ही नहीं रुक रही है, बल्कि एक बड़े सिद्धांत की बात कर रही है ना? बिल्कुल। जस्टिस कुमार ने साफ कहा, जेजे एक्ट 2015 के तहत कानून के साथ संघर्षरत बच्चे से एक वयस्क अपराधी जैसा बर्ताव करने की उम्मीद नहीं की जाती है। मतलब बच्चों को बच्चों की तरह ही देखना है। हाँ, उन्होंने जोर दिया कि बच्चों के मामलों में एक मौलिक रूप से भिन्न दृष्टिकोण, फंडामेंटली डिफरेंट अप्रोच अपनाना जरूरी है। ऐसा नजरिया जो सजा देने के बजाय सुधार और पुनर्वास पर ध्यान दे। सुधार और पुनर्वास? जी, यही किशोर न्याय का मूल दर्शन है। ये कानून यह मानता है कि बच्चे अपनी कम उम्र और विकास की अवस्था की वजह से गलतियां कर सकते हैं, भटक सकते हैं, लेकिन उनमें सुधरने की बहुत क्षमता होती है। तो उन्हें अपराधी मानकर सजा देने के बजाय उन्हें सही रास्ता दिखाना, उनको सुधारना और समाज में वापस एक जिम्मेदार नागरिक की तरह जोड़ना, ये ज्यादा जरूरी है। बल्कि जस्टिस कुमार ने तो चेतावनी भी दी। क्या चेतावनी? उन्होंने कहा, अगर ऐसे बच्चों के साथ दंडात्मक रवैया, मतलब सजा देने वाला रवैया अपनाया गया तो समाज बर्बाद हो जाएगा। बाप रे, इतनी बड़ी बात? हाँ, क्योंकि अगर हम बच्चों को छोटी उम्र में अपराधी मानकर जेलों में या वैसे माहौल में रखेंगे तो उनके सुधरने के रास्ते बंद हो जाएंगे। तो अदालत का मानना था कि बच्चे को इतने लंबे समय तक, करीब 2 साल निगरानी गृह में रखना, खासकर तब जब जमानत रोकने के ठोस कारण भी नहीं थे, उसके सुधार और भविष्य के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। ये जेजे एक्ट की जो भावना है उसके खिलाफ है। तो सुधार पर इतना जोर है, इसीलिए शायद जमानत देते वक्त अदालत ने कुछ शर्तें भी लगाई होंगी, सिर्फ ऐसे ही तो नहीं छोड़ा होगा। हाँ, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि बस जमानत दे दी और कहा जाओ। अदालत ने किशोर को 10,000 रुपए की जमानत राशि और एक जमानतदार, मतलब जामिन के आधार पर रिहा करने का आदेश दिया। ठीक है। लेकिन साथ ही कुछ शर्तें भी रखी, जैसे कि उसे अपनी पढ़ाई जारी रखनी होगी। अच्छा। और किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि या गलत संगत, गलत दोस्तों से दूर रहना होगा। ये शर्तें ये पक्का करती हैं कि जमानत सिर्फ जेल से बाहर आना नहीं है, ये भी एक तरह से सुधार की प्रक्रिया का हिस्सा है, बच्चे को जिम्मेदार बनाने की कोशिश है। ये सब सुनने के बाद अब ये समझना और भी जरूरी लग रहा है कि आखिर ये जेजे एक्ट की धारा 12 ये इतनी खास क्यों है, जिस पर ये पूरा फैसला और किशोर न्याय का पूरा सिद्धांत ही टिका हुआ लगता है। थोड़ा और समझाएंगे इसके बारे में? जरूर। देखिए, धारा 12 को आप एक तरह से किशोर न्याय अधिनियम की आत्मा कह सकते हैं। कम से कम जमानत के मामले में तो है ही। आत्मा? हाँ, ये एक तरह से कानून के साथ संघर्ष में आए बच्चे का, आप कह सकते हैं, मौलिक अधिकार जैसा है जमानत पाना। और ये अधिकार सामान्य क्रिमिनल लॉ यानी सीआरपीसी के जमानत नियमों पर भारी पड़ता है। भारी पड़ता है मतलब अगर सीआरपीसी में किसी अपराध के लिए जमानत मुश्किल भी हो, लेकिन अगर आरोपी बच्चा है तो धारा 12 लागू होगी और जमानत देना नियम बन जाएगा। अच्छा। इसका पहला और सबसे बड़ा मकसद ये है कि बच्चों को जेल या पुलिस लॉकअप जैसी जगहों पर ना रखना पड़े। क्यों? क्योंकि वहां उनका संपर्क बड़े मंझे हुए अपराधियों से हो सकता है और उनके सुधरने की जो थोड़ी बहुत गुंजाइश है वो भी खत्म हो सकती है, माहौल खराब मिल सकता है। समझ गया। तो धारा 12 के मुख्य बिंदु क्या-क्या हैं? इसके कुछ बहुत साफ पहलू हैं। पहला, जैसा हमने इतनी बार कहा, ये अनिवार्य जमानत का सिद्धांत है, मतलब कंपल्सरी बेल का प्रिंसिपल। बच्चा चाहे किसी भी अपराध का आरोपी हो, चाहे वो जमानती हो या गैर जमानती, अगर उसे गिरफ्तार किया जाता है या बोर्ड के सामने लाया जाता है तो उसे जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए, हर हाल में। नियम तो यही है। ये सीआरपीसी या किसी और कानून में लिखी किसी भी उल्टी बात से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जमानत देते समय जमानतदार यानी श्योरिटी हो भी सकता है, नहीं भी, या बच्चे को प्रोबेशन अधिकारी की निगरानी में या किसी भरोसेमंद संस्था या व्यक्ति की देखरेख में भी रखा जा सकता है। लेकिन वो 3 अपवाद, जब जमानत रोकी जा सकती है। हाँ, वो 3 अपवाद बहुत जरूरी हैं, उन्हें भी समझ लेते हैं। जमानत सिर्फ तभी और सिर्फ तभी रोकी जा सकती है जब बोर्ड या अदालत के पास ये मानने की ठोस वजह हो। पहली वजह क, रिहाई से बच्चा जाने माने अपराधियों की संगति में पड़ जाएगा, मतलब पक्के बदमाशों के साथ मिल जाएगा। ठीक है। दूसरी? ख, रिहाई से बच्चे को खुद नैतिक, शारीरिक या मानसिक खतरा हो सकता है, मतलब उसकी जान को या उसके चरित्र को या दिमागी हालत को खतरा हो। और तीसरी? ग, रिहाई से न्याय का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा, मतलब अगर उसे छोड़ा तो वो सबूत मिटा देगा या गवाहों को डराएगा या भाग जाएगा, जिससे केस ही खराब हो जाए। लेकिन आपने कहा था कि ये सिर्फ शक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये सिर्फ अंदाजा या शक नहीं होना चाहिए,
बोर्ड या अदालत को अपने आदेश में लिखना होगा कि उनके पास क्या ठोस जानकारी या सबूत हैं जिनके आधार पर वो ऐसा मान रहे हैं। सिर्फ कह देना काफी नहीं है। अच्छा, तो ये 3 बहुत ही सीमित वजह हैं जमानत रोकने की, इनके अलावा जमानत नहीं रोक सकते। सही। और मान लीजिए किसी केस में इनमें से कोई वजह लागू होती है और जमानत नहीं मिलती, तब क्या होता है? क्या बच्चे को जेल भेज देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर धारा 12 का दूसरा और तीसरा सुरक्षा कवच काम आता है। ये बहुत जरूरी है। क्या है वो? पहला है पुलिस स्टेशन स्तर पर सुरक्षा। ये उपधारा 2 में है। अगर पुलिस वाला बच्चे को जमानत पर नहीं छोड़ता है, मान लीजिए उन 3 अपवादों में से किसी वजह से, तो भी वो बच्चे को पुलिस लॉकअप या जेल में नहीं रख सकता। तो कहाँ रखेगा? उसे सिर्फ और सिर्फ निगरानी गृह ऑब्जर्वेशन होम में ही रखना होगा, जब तक कि उसे जल्द से जल्द बोर्ड के सामने पेश न किया जा सके। मतलब पुलिस लॉकअप में नहीं? कभी नहीं। और अगर बोर्ड भी जमानत ना दे? तब आता है बोर्ड स्तर पर सुरक्षा। ये उपधारा 3 में है। अगर किशोर न्याय बोर्ड भी जमानत नहीं देता है क्योंकि उसे लगता है कि उन 3 में से कोई अपवाद लागू होता है, तब भी बच्चे को जेल नहीं भेजा जा सकता। तो फिर बोर्ड को आदेश देना होगा कि जब तक जांच या मुकदमा चल रहा है, बच्चे को निगरानी गृह या फिर सुरक्षित स्थान प्लेस ऑफ सेफ्टी पर रखा जाए। सुरक्षित स्थान, ये क्या होता है? सुरक्षित स्थान आमतौर पर उन किशोरों के लिए होता है जिनकी उम्र 16 से 18 साल के बीच है और उन पर कोई गंभीर जघन्य अपराध का आरोप है। ये निगरानी गृह से थोड़ी ज्यादा सुरक्षित जगह होती है, लेकिन ये भी जेल बिल्कुल नहीं होती। वहां का माहौल बच्चों के हिसाब से होता है। अच्छा, तो मतलब किसी भी हालत में बच्चे को जेल नहीं भेजा जाएगा? जमानत के स्तर पर या जांच के दौरान तो बिल्कुल नहीं। जेजे एक्ट का पूरा जोर इसी पर है। तो निचोड़ ये है कि बच्चों के लिए जमानत नियम है और हिरासत या जेल भेजना अपवाद है, और अगर हिरासत में रखना भी पड़े तो वो जेल नहीं होगी, बच्चों के लिए बनी खास जगह होगी और उसके लिए भी बहुत सख्त शर्तें पूरी करनी होंगी। एकदम सही निचोड़ निकाला आपने। पूरा सिस्टम बच्चे के हित, उसकी देखभाल, सुरक्षा और सबसे जरूरी उसके सुधार को ध्यान में रखकर बनाया गया है। सजा देना पहला मकसद नहीं है। तो कुल मिलाकर आज हमने पटना उच्च न्यायालय के इस बेहद अहम फैसले को समझा और इसने एक बार फिर से इस बात पर मुहर लगा दी है कि जेजे एक्ट के धारा 12 के तहत जो बच्चे कानून के रास्ते से भटक जाते हैं, उनके लिए जमानत एक बुनियादी अधिकार है, वो नियम है। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे अदालत ने सजा देने वाले रवैये के बजाय सुधार वाले नजरिए को प्राथमिकता दी, उसे तरजीह दी। जी हाँ, ये इस कानून की आत्मा है। और ये भी देखा कि कैसे इस खास मामले में, मतलब एक्स बनाम बिहार राज्य वाले मामले में, सबूतों की कमजोरी थी, एफआईआर में देरी हुई थी, मेडिकल रिपोर्ट कुछ और कह रही थी। हाँ। और सबसे बढ़कर वो जो सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट थी, उसमें झूठे फंसाए जाने की आशंका और पारिवारिक रंजिश जैसी बातें सामने आई। इन सब ने मिलकर अदालत के फैसले पर कितना असर डाला। बिल्कुल, ये केस उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो हमारी कानूनी व्यवस्था को और खासकर किशोर न्याय प्रणाली को समझना चाहते हैं। ये साफ दिखाता है कि बच्चों के लिए बना ये खास कानून असल में कैसे काम करता है। कैसे ये गंभीर आरोपों के बावजूद सजा पर नहीं बल्कि बच्चे के सुधार और उसके सबसे अच्छे हितों पर जोर देता है। ये वाकई एक अलग नजरिया है। जी, और ये मामला उस नाजुक संतुलन को भी दिखाता है जिसे हमारी न्याय प्रणाली को साधना पड़ता है हमेशा। कैसा संतुलन? देखिए, एक तरफ पीड़ित है, इस मामले में वो छोटी बच्ची, उसकी सुरक्षा, उसके साथ जो हुआ उसके लिए न्याय सुनिश्चित करना है, ये बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल। तो दूसरी तरफ वो आरोपी बच्चा है, उसके भी अधिकार हैं, उसकी कम उम्र है और सबसे बड़ी बात उसके सुधरने की संभावना है जिसे कानून नजरअंदाज नहीं कर सकता। इन दोनों के बीच संतुलन बनाना हमेशा एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। हाँ ये तो है। और यहीं पर एक सोचने वाली बात भी उभरती है ना? क्या? जब अदालत सुधार पे इतना जोर दे रही है और मामले में, जैसे इस केस में था, पारिवारिक झगड़े, पैसे का लेन देन जैसे बाहरी तत्व भी शामिल हैं जिनसे झूठे आरोप की आशंका बन जाती है, तो सवाल ये उठता है कि हमारी न्याय व्यवस्था बच्चे के सुधार के अपने लक्ष्य और पीड़ित को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी, इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाए, कैसे साधे? ये बहुत गहरा सवाल है। खासकर तब जब आपसी रंजिश या गांव समाज के झगड़े सच और झूठ के बीच की लकीर को बिल्कुल धुंधला कर सकते हैं, पता ही न चले कि असल में हुआ क्या था। हाँ, ये एक बहुत पेचीदा सवाल है और इसका कोई आसान जवाब नहीं है। शायद इसी पर हम सबको सोचने की जरूरत है।
इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।